हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम क्लास 10th फिजिक्स के हर चैप्टर से हर टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा हम हर चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाके हर वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हर चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस को भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। मैंने हर चीज का आपको लिंक दे दिया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज। तो आपको केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज के बीच में डिफरेंसेस बताना है कि क्या डिफरेंस केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज के बीच में होता है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज किस वजह से होता है? ड्यू टू ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है या तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसकी वजह से कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है या ब्रेक होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर चेंज होता है और ये भी जो शेयरिंग होती है वो डिफरेंट एलिमेंट्स में होती है, जबकि जो न्यूक्लियर चेंज होता है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स में होता है चेंज। तो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स में चेंज होता है, जिसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियर चेंज कहते हो। तो उसमें कोई चेंज होता है, या तो प्रोटॉन्स कम ज्यादा, न्यूट्रॉन्स कम ज्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चेंज। तो बस एक चीज ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियर चेंज है वो न्यूक्लियर फिनोमेनन है। न्यूक्लियर फिनोमेनन का मतलब क्या हुआ? कि न्यूक्लियस के अंदर होता है किसी भी एटम के, जबकि केमिकल चेंज होता है वो ड्यू टू ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो चेंज होता है केमिकल चेंज न्यूक्लियस से बाहर चेंज होता है ड्यू टू ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि न्यूक्लियर चेंज न्यूक्लियस के अंदर होता है ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टर्म्स। अब फिर से ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको इन टर्म्स से क्या पता चलता है, ये टर्म्स होती क्या है। तो पहला है आपके पास न्यूक्लियस और दूसरा है न्यूक्लियॉन्स। तो अभी आपको मैंने बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेंट्रल कोर होता है किसी भी एटम का, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हो गई न्यूक्लियस की डेफिनेशन। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स जो भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स वर्ड ही वहां से आया है कि वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? जो एटम का, किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जहां पर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर द मास एंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब मैंने आपको अभी बताया कि दो तरीके के न्यूक्लियॉन्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स का आपको पता है मास जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर यहाँ पे कहीं पे 10⁻⁻24 लिखा होगा तो ग्राम होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो अगर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 लिखते हो आप, तो ये ग्राम में आता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे 24 लिखा हो, कहीं पे 27 लिखा हो। -27 होगा तो केजी होगा, -24 होगा तो ग्राम होगा। और उसका जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर आप इसको न्यूट्रॉन से कंपेयर करोगे तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग लगभग इक्वल ही होता है प्रोटॉन के मास से, स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इसका भी लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ही होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे, यानी कि 6-7 के बाद 2-3 डिजिट्स के बाद चेंज आता है। तो स्लाइटली ज्यादा होता है न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स के मास से। बट जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन्स में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जबकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स आपको पूछी गई है। पहला है आपके पास एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, मास नंबर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर उसका हमेशा फिक्स होता है। जबकि मास नंबर अलग अलग हो सकता है, किसी भी एक एलिमेंट के लिए दो अलग अलग मास नंबर हो सकते हैं जिनको आप आइसोटोप्स बोलते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो न्यूक्लियॉन्स में क्या आता है, न्यूक्लियॉन्स में आता है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर, जिसको आप ए से डिनोट करते हो। मास नंबर को इसको किससे डिनोट करते हो, ए से, और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हो, जेड से। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, जिसको आप जेड से डिनोट करते हो, और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन जो होते हैं उसको हम कहते हैं मास नंबर। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होगा भी तो भी अगर, और लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर सेम है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम एलिमेंट होगा। ध्यान रखिए, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटॉमिक नंबर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स ए जेड, या आप देख सकते हो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। सिंबल उसका क्या है, सिंबल उसका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया किसी एलिमेंट का, और आपको यहाँ पे ये बताना है कि ए और जेड क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, ए और जेड आपको समझना है यहाँ पे कि ए और जेड क्या होता है। तो जो ए होता है, ए स्टैंड फॉर, अभी मैंने बताया था ए किसके लिए स्टैंड करता है, ए स्टैंड फॉर द एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, वाइल जेड, जेड मैंने अभी आपको बताया था जेड क्या डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर इसका मास नंबर हम डिनोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि ए माइनस जेड। तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 235 92, तो फाइंड कैलकुलेट इट्स मास नंबर। देखिए बड़ा आसान सा, मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इसको, x 235 और यहाँ पे लिखा है 92। तो सबसे पहले मास नंबर कहां लिखा होता है, ऊपर, तो ये क्या हो गया, इसका मास नंबर कितना हो गया 235। द सेकंड थिंग इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहां लिखा होता है, यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 92। द थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 92। एंड द फोर्थ थिंग इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर इक्वल टू मास नंबर, जिसको आप ए से डिनोट करते हो, माइनस एटॉमिक नंबर जिसको आप जेड से डिनोट करते हो, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 235 माइनस 92। तो आप 235 माइनस 92 आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 143। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 143। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि शायद आगे आएगा ये क्वेश्चन, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मैंने बताया था ना आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ध्यान रखिए, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेम एलिमेंट के हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे ही होंगे, बट डिफरेंट मास नंबर्स, उनके मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप, तीन आइसोटोप्स होते हैं वैसे, जैसे H11, H12 एंड H13। इसको हम कहते हैं 11 को हम कहते हैं प्रोटियम, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, करेक्ट, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और 13 को हम कहते हैं ट्राइटियम। तो तीन आइसोटोप्स तो हाइड्रोजन के हो गए। उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे Cl भी कह सकते हो क्लोरीन का, तो 35 Cl 35 और दूसरा होता है Cl37। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे लेकिन मास नंबर्स अलग अलग होंगे। तो ये दो आपको एग्जांपल्स मिल गए। उसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आइसोटोप्स के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती है। तो ध्यान हमेशा आपको ये रखना है कि केमिकल फिनोमिनन जो होता है दैट इज ड्यू टू ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और
शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी कि कुल मिलाकर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो किस बात पे डिपेंड करेंगी, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। और क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट के उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इसी वजह से आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी वो सेम होगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। आपने क्लास 9th में भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट आर आइसोबार्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। तो आइसोबार्स आपको पता होना चाहिए कि आइसोबार्स क्या होता है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां पे देखिए सेम एलिमेंट्स नहीं होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिल्कुल आइसोटोप्स का उल्टा होता है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। उनके एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। जबकि आइसोटोप्स के केस में क्या होता है, सेम एलिमेंट के एटम्स होते थे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता था लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता था। वहां पे यहाँ पे क्या है, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मास नंबर जिनका सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आर्गन है आपके पास, आर्गन इसका एटॉमिक नंबर है 18, मास नंबर है 40। या फिर कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 20, मास नंबर है 40। तो देखिए दो एलिमेंट्स अलग अलग है, उनके एटॉमिक नंबर्स अलग अलग हैं ऑब्वियसली, लेकिन मास नंबर सेम है। उसके अलावा और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है। और नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, ये दोनों भी एग्जांपल्स हो गए किसके, आइसोबार्स के। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हैज मास नंबर 235। तो मास नंबर कितना है इसका, 235। देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था शायद, और एटॉमिक नंबर है इसका 92। तो एटॉमिक नंबर भी आपको दिया हुआ है 92 और मास नंबर भी आपको दिया हुआ है 235, यानी कि एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है दैट इज 92 एंड मास नंबर यानी कि A दिया हुआ है 235। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम ऑफ यूरेनियम। न्यूट्रल एटम ऑफ यूरेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कि इट्स आंसर विल बी 92। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अबव न्यूक्लियस, तो कितने प्रोटॉन्स होंगे, ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर दोनों तीनों बराबर होते हैं, दैट इज आल्सो 92। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अबव न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर यानी कि A माइनस Z। अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 235 माइनस 92, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 143। तो योर आंसर विल बी 143। तो 143 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें। उसके अलावा अगला देखिए, डू अदर आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बाकी के जो आइसोटोप्स होंगे क्या उनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं यूरेनियम के, अगर बाकी के आइसोटोप्स होंगे। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट के, कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। और आपको फॉर्मूला पता है कि मास नंबर जो होता है यानी कि A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, Z के बराबर। अब यहां पे देखिए ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। तो मास नंबर डिफरेंट होने के लिए, A डिफरेंट होने के लिए, देखिए Z तो सेम रहेगा क्योंकि सेम एलिमेंट के हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। तो ये कह रहा है कि ये भी सेम हो ये भी सेम हो, अगर ये भी सेम हो ये भी सेम हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो सेम हो जाएंगे फिर। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो दो अलग अलग आइसोटोप्स के, क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते ही हैं, Z सेम होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम होंगे तो A की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, यानी कि मास नंबर भी सेम हो जाएगा। तो इसीलिए मास नंबर होता ही अलग इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें कभी भी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, उनमें हमेशा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिर से आ गया दैट इज 92। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टर्म्स, तो कुछ टर्म्स हैं इनके बारे में आपको पूछा गया है। पहला है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, देन रेडियो एक्टिविटी, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। बड़े सिंपल सिंपल से ये टर्म्स हैं। तो चलिए इन टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? वो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स whose nucleus decay into the nucleus of some other elements with ejection of alpha particles, beta particles और gamma radiation। तो सब्सटेंसेस को जिनमें न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, और न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होता है? जहां पे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेडिएशन इजेक्ट होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ध्यान रखिए, जिन सब्सटेंसेस में न्यूक्लियर डीके होता है, न्यूक्लियर डीके मतलब उनका न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली कुछ पार्टिकल्स को इजेक्ट करता रहता है, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन, उनको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली यही फिनोमेनन है, यही प्रॉपर्टी है किसकी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। कौन सी प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी इज ड्यू टू विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट डीके इनटू न्यूक्लियस ऑफ सम अदर एलिमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो डीके होता रहता है किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये डीके होता रहता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशन एमिट होता रहता है उससे, इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। थर्ड था आपके पास अल्फा पार्टिकल। तो देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। किसके इक्विवेलेंट होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होते हैं। ध्यान रखिए, तो हीलियम न्यूक्लियस यानी कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयोनाइज्ड यानी कि हीलियम एटम होता है, उसको अगर आप उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया जाए तो क्या बचेगा? केवल न्यूक्लियस बचेगा। तो जिसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ध्यान रखना, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इसमें होते हैं किसी भी एक अल्फा पार्टिकल में। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल, ध्यान रखना, बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। व्हाट इज बीटा पार्टिकल? बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हैविंग चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज इतना ही होता है और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी इतना ही होता है। तो मास और चार्ज किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। और गामा रेडिएशन क्या होता है? ये ध्यान रखना, गामा रेडिएशन जो होता है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। तो ये हो गया आपका गामा रेडिएशन, ये भी न्यूक्लियर डीके में होता है। नेक्स्ट आगे आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। अब हमने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया। व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस इन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या कोई चेंज आएगा? तो द आंसर इज देयर विल बी नो चेंज इन द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रखना कि कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी भी एलिमेंट का, एक सब्सटेंस को अगर आपने ऑक्सीडाइज किया तो दैट इज द ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, करेक्ट। जबकि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेनन। ये न्यूक्लियर फिनोमेनन होता है जिसमें न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट भी हो गया तो उसकी वजह से उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी? नेम 4 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो आपको पता है किसने इसको डिस्कवर किया था? हेनरी बैकरेल ने। तो हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था द फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और आपको पता है 82 एटॉमिक नंबर 82 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव। तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत पॉपुलर एलिमेंट्स के आपने नाम सुने होंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के। फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो 82 के बाद सारे एलिमेंट्स वही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बैकरेल रेज? स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बैकरेल रेज। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो रेडिएशन जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको आप सॉरी न्यूक्लियर रेडिएशन कहते हो, वही एक्चुअली उसको पहले क्या कहा जाता था? बैकरेल रेज कहा जाता था। तो ध्यान रखिए कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो जिस रेडिएशन को एमिट करते हैं उसी रेडिएशन को हम पहले क्या कहते थे? बैकरेल रेज कहते थे। बैकरेल के नाम पे हमने इसको रखा था, बाद में उसको रेडिएशन बोला गया, न्यूक्लियर रेडिएशन बोला गया। तो बैकरेल रेज भी उनको हम कहते हैं। और रेडिएशन की आपको 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, जैसे कि ये फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट करती हैं
उसके अलावा दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, तो जिस भी गैस के थ्रू ये पास होते हैं उसको आयोनाइज कर लेते हैं। उसके अलावा वो किसी भी मैटर में पेनिट्रेट कर लेते हैं, भले ही जो रेडिएशन होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं रेडिएशन में, तो उनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी अलग अलग होती है। देन दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी इनको अफेक्ट करता है, भले ही वो अल्फा और बीटा को ही अफेक्ट करता है, गामा को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अल्फा और बीटा तो अफेक्ट होते हैं, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो मैग्नेटिक फील्ड में रखो, ये अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डायग्राम बिलो शोज अ लेड cube containing radioactive substance are a magnetic field is applied perpendicular to the path of nuclear radiation। तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, एक लेड बॉक्स आपको दिया गया, दिस इज योर लेड बॉक्स, और इस लेड बॉक्स के अंदर हमने ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैग्नेट यूज किया आपने, इसका जो P और Q इसके अलग अलग पोल्स हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा पोल है, ये गिवन नहीं है यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपको यही पूछा गया है, एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस व्हेन द रेडिएशन स्प्लिट इनटू 3 बीम्स। तो जब ये रेडिएशन निकलता है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये यही कह रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक्स वाई और जेड में। अब आपको पूछा जा रहा है 3 बीम्स एक्स वाई एंड जेड, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई और जेड को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब एक्स वाई और जेड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे y को आइडेंटिफाई हम बहुत इजीली कर सकते हैं। y क्या हो गया, y इज गामा रेडिएशन, y क्या है, गामा रेडिएशन। अब आप बोलोगे y गामा रेडिएशन क्यों है, क्योंकि गामा रेडिएशन पे मैंने आपको अभी बताया था कि गामा रेडिएशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होता है। अब x और z में से देखते हैं, दो बच गए। अब जो अल्फा और बीटा है इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, तो x और z में से एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा ये समझ लेते हैं। चलिए पहले x का देखते हैं, तो x होगा आपका बीटा पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे बीटा पार्टिकल्स क्यों, और x अगर बीटा पार्टिकल्स हो गए तो z होंगे आपके अल्फा पार्टिकल्स, z क्या हो गया आपके अल्फा पार्टिकल्स हो गए। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने कैसे बता दिया, तो ध्यान रखिए जब भी डेविएशन होता है आपको पता है सबसे हैवी पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं, और गामा पार्टिकल्स का जो रेस्ट मास होता है गामा रेडिएशन का उसका कोई मास नहीं होता है, तो बीटा पार्टिकल्स हल्के होते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। अब क्योंकि बीटा पार्टिकल्स हल्के होते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बेंडिंग हो रही है बीटा पार्टिकल्स में ज्यादा हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सीधे जाने की बजाय इसमें ज्यादा बेंडिंग हो रही है, जबकि अल्फा पार्टिकल्स में कम बेंडिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि ये हैवी होते हैं, तो जिसमें कम बेंडिंग होगी वो अल्फा पार्टिकल्स होंगे, जिनमें ज्यादा बेंडिंग होगी वो बीटा पार्टिकल्स होंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये पूछा गया स्टेट द मैग्नेटिक पोलैरिटी एट P एंड Q, मैग्नेटिक पोलैरिटी P और Q की आपको पता करनी है। तो आपको पता चल गया बीटा पार्टिकल यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये किसकी तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि P क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, Q आपका हो जाएगा साउथ पोल। तो ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल इजीली आप पता कर सकते हो, एक बार आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स का पता चल गया कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव चार्ज है। और इसके लिए आप कौन सा लॉ यूज करते हो, that is the force acting on a charge moving in a magnetic field, that is Fleming's left hand rule। कौन सा रूल यूज करते हो आप इसके लिए, Fleming's left hand rule। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा, that is Fleming's left hand rule। इसके लिए आप Fleming's left hand rule का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दैट इज डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, यानी कि आप कह सकते हो हीलियम न्यूक्लियस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। देन अगर ये जो अल्फा पार्टिकल है, विच गैस इज फॉर्म फ्रॉम दीज पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल से कौन सी गैस फॉर्म होगी, हीलियम गैस फॉर्म होगी अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं, तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, हीलियम गैस फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, what changes occur in the nucleus of an atom if it emits gamma radiation only, beta radiation only and alpha radiation only। बहुत ही सिंपल है, तो ये चीज हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस की है, तो आप लेक्चर्स के वीडियोस भी देख सकते हैं कि गामा रेडिएशन में कभी भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गामा रेडिएशन में केवल रेडिएशन एमिट होता है, जबकि बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो न्यूक्लियस में क्या फर्क पड़ता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस बाय 1 AMU।
जबकि अल्फा रेडिएशन होता है तो अल्फा रेडिएशन की वजह से, क्योंकि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन वहां से निकल जाते हैं, तो जो मास नंबर होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए इसमें मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा रेडिएशन में मास नंबर रिमेन्स सेम। तो अल्फा रेडिएशन में क्या होता है, मास नंबर 4 कम हो जाता है जबकि एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो ये अल्फा रेडिएशन के केस में होता है। बीटा रेडिएशन के केस में एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और गामा रेडिएशन में किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कहता है, ये कहता है व्हाट हैपेंस टू पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट relative to its original position in periodic table when it emits alpha, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है। तो किसी भी एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होगी वो किस बात पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा तो पीछे चला जाएगा। तो अब बस इसका आंसर इसी तरीके से देना है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि गामा रेडिएशन में एटॉमिक नंबर में, मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है तो वो जो पार्टिकल होगा, जो एलिमेंट होगा, उसकी पोजीशन होगी एक पोजीशन, एक प्लेस आगे खिसक जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। और अल्फा पार्टिकल में मैंने आपको बताया था 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है तो ये 2 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा। कौन, जो एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इसका आंसर कैसे करना है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशन। तो अल्फा, बीटा और गामा एमिशन का लॉ आपको अभी हमने डिस्कस किया है, तो सेम ही चीज है कि जो लॉ ऑफ अल्फा एमिशन ये क्या कहता है कि जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो उसका जो मास नंबर होता है वो 4 AMU डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 AMU डिक्रीज होता है। क्योंकि और आपको ये सारी चीजें आपको मिक्स करके अभी बता दी गई हैं कि जो उसका जो पोजीशन होता है वो 2 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाती है पीरियोडिक टेबल में। जब लॉ ऑफ बीटा एमिशन क्या कहता है कि जब बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है तो जो मास नंबर है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक 1 इंक्रीज हो जाता है, बाय 1 AMU ये इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से जो उसकी पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल में एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगी। और तीसरी चीज थी जो हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ गामा रेडिएशन। तो लॉ ऑफ गामा रेडिएशन क्या कहता है कि जब गामा रेडिएशन होता है तो किसी भी चीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और न ही उसकी पोजीशन पे कोई फर्क पड़ता है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज। तो अभी हमने शुरू में भी केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज में एक डिफरेंस बताया था, अब 2 बताते हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो न्यूक्लियर चेंज होता है, केमिकल चेंज जो होता है उसमें कोई भी नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें कोई भी नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता है। जबकि जो न्यूक्लियर चेंज होते हैं, न्यूक्लियर चेंज में क्या होता है कि नए एलिमेंट्स भी फॉर्म होते हैं। आपको पता है क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें एलिमेंट्स नए नहीं फॉर्म होते हैं, एलिमेंट्स वही रहते हैं, भले ही वो मिलकर नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अगला है देखिए, जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई हार्मफुल रेडिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो न्यूक्लियर चेंज होता है इसमें हार्मफुल रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। तो प्रॉपर्टीज तो हमने बहुत सारे इनकी डिस्कस की हैं, तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने केवल डिस्कस करनी है, तो इसी पे बेस्ड आप बाकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो ये डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई के जैसा होता है, यानी कि इसका जो मास होगा वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होगा, दैट इज 6.64 × 10⁻⁻27 kg, और जो इसका मास इतना हो जाएगा, और जो चार्ज होगा इसका दैट इज पॉजिटिव प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी आप कह सकते हो 2 प्रोटॉन्स क्योंकि इसमें होते हैं तो 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा। उसके अलावा इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा वो बहुत ज्यादा होती है। और पेनिट्रेशन पावर की बात करें कि पेनिट्रेट कितना कर पाते हैं, तो सबसे कम होता है अल्फा और अल्फा, बीटा, गामा में सबसे कम इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है। उसके अलावा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा आप और भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, भले ही बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास
बीटा पार्टिकल्स, तो बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो सेम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होते हैं, तो जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, और जो मास होगा इसका, मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। देन इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है, आयनाइजिंग पावर जो होती है वो अल्फा पार्टिकल से कम होती है। और अगर बात करें फोटोग्राफिक प्लेट की, तो फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी को भी कुछ हद तक पेनिट्रेट कर लेते हैं। अगर इनकी कैपेसिटी देखें कि एयर में ये अल्फा पार्टिकल से ज्यादा दूर ट्रेवल कर लेते हैं, कुछ मीटर्स तक ही ट्रेवल कर पाते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल्स कुछ सेंटीमीटर तक ही ट्रेवल कर पाते हैं। देन गामा रेडिएशन की बात करें तो गामा रेडिएशन में क्या है? सबसे पहली चीज, गामा रेडिएशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, बहुत ही हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। देन इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा, लेकिन आयनाइजिंग पावर बहुत ही कम इनकी होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होता है, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स डेविएट होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन ये नहीं होते हैं। उसके अलावा इनकी जो रीच होती है, रेंज होती है एयर में, वो काफी ज्यादा होती है, लगभग 500 मीटर के आसपास तक ये ट्रेवल कर सकते हैं एयर में। जबकि जो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनकी बहुत कम रेंज होती है, पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कंपेयर द आयोनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा और गामा की जो आयोनाइजेशन पावर होती है, सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, फिर बीटा की, फिर गामा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप वैल्यू चाहे याद रखो ना रखो, तो और पेनिट्रेशन पावर में उल्टा हो जाता है, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की, और फिर अल्फा की। तो आप याद चाहो तो रख सकते हो कि जो अल्फा गामा रेडिएशन की जो पावर होती है वो सबसे कम होती है, और इसका 100 टाइम्स ज्यादा होती है बीटा की, और उससे 10,000 टाइम्स ज्यादा होती है किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर। अगर पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो अल्फा रेडिएशन जो होता है ये 30 सेंटीमीटर आयरन को भी पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि अगर आयरन की कोई वॉल है 30 सेंटीमीटर थिक, उसको भी क्रॉस कर सकती है। बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो वो 1 mm लेड या 5 mm एल्यूमिनियम को पेनिट्रेट कर सकती है, बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो सबसे कम होती है, ये एयर में भी केवल लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास तक ही ट्रेवल कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, when does the nucleus of an element tends to be radioactive? किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस कब रेडियो एक्टिव होता है? तो उसके लिए देखिए एक चीज है कि जो एटम है, एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज्यादा है बेसिकली। और एक दूसरा केस भी है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि 82 से ज्यादा है तो ही वो रेडियो एक्टिव होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं उनके एटॉमिक नंबर अगर 82 से कम है तो वो भी रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, और उसका रीजन क्या है? देयर इज इम्बैलेंस इन न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो जब न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा तो होते ही इन जनरल, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में वो एलिमेंट क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 3 रेडिएशन कौन कौन से? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। अल्फा और बीटा ध्यान रखिए पार्टिकल्स हैं, गामा पार्टिकल नहीं होते हैं, गामा के लिए पार्टिकल मत लिख देना। तो बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द नेम रेडिएशंस व्हिच हैव चार्ज। तो कौन कौन से में चार्ज होता है? अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, दोनों पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव चार्ज। अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और बीटा के पास निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेम द टाइप ऑफ रेडिएशन विच आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा रेडिएशन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, दैट इज गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। ये कहता है, नेम द टाइप ऑफ रेडिएशन विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कौन ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन होता है? गामा रेडिएशन। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर बीटा की होती है, और सबसे कम स्पीड क्योंकि अल्फा की होती है, क्योंकि सबसे हैवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन का नेचर कैसा होता है? तो गामा रेडिएशन क्या होते हैं? गामा रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये वेव नेचर होता है इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती हैं वो सब इनकी भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ is it possible for an element to decay into another element of higher atomic number। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एलिमेंट डीके होता है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाए? तो वो कैसे हो सकता है? बाय, ध्यान रखना, बाय बीटा
या बाय एमिटिंग, आप कह सकते हो कि बाय एमिटिंग बीटा रेडिएशन, बाय एमिटिंग बीटा रेडिएशन। अगर ये बीटा रेडिएशन को एमिट करता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बीटा रेडिएशन को एमिट करता है तो बीटा रेडिएशन एमिट करने से क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, यानी कि हायर एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो मिलेगा आपको डीके के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30, इज इट पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन एटम आइसोटोप टू एमिट अल्फा पार्टिकल? क्या हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स के लिए ये पॉसिबल है कि वो अल्फा पार्टिकल एमिट करे? द आंसर इज नो। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 और H13। तो किसी भी आइसोटोप में एक से ज्यादा प्रोटॉन नहीं होते हैं। अब जब एक से ज्यादा प्रोटॉन नहीं होते हैं तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसका मास नंबर 4 होता है। तो 2 प्रोटॉन जब किसी में हो ही नहीं सकते हैं, जब प्रोटॉन्स 2 होते ही नहीं है, तो 2 प्रोटॉन्स एमिट कैसे कर लेगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज दे हैव जस्ट 1 प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप सोडियम चेंजेस टू स्टेबल Mg1224 विच पार्टिकल डज इट इजेक्ट? तो आप यहां पे देख सकते हो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है Na24 का Mg24, करेक्ट। अब यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे हुआ है बीटा रेडिएशन। और बीटा का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो -1, एटॉमिक नंबर क्या होता है 0, तो ये भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो विच पार्टिकल डज इट इजेक्ट? तो ध्यान रखना बीटा पार्टिकल। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बीटा पार्टिकल, एटॉमिक नंबर कम होता है तो अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा रेडिएशन एमिट होगा? बीटा। और आपको मैंने इक्वेशन लिख के भी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डू इंफ्रारेड एंड गामा रेज डिफर इन प्रॉपर्टीज? तो देखिए इंफ्रारेड और गामा रेडिएशन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दोनों स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, लेकिन हमको सिमिलैरिटीज नहीं, हमको डिफरेंसेस पूछे गए हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो आप वैल्यू ना भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना कि गामा रेडिएशन जो होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है, जबकि इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेडिएशन की, या फिर आप कह सकते हो कि सबसे कम वेवलेंथ होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गामा रेडिएशन, तो वेवलेंथ ज्यादा होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। उसके अलावा क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है, आप कह सकते हो जिसकी वेवलेंथ, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ जितनी कम होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। तो अल्फा, इसीलिए जो गामा रेडिएशन होता है इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशन की इसके कंपैरिजन में बहुत कम पेनिट्रेशन पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो इसने 2 सक्सेसिव बीटा पार्टिकल्स एमिट किए फॉलोड बाय एन अल्फा पार्टिकल सच दैट द रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड इज न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियाई बोलना चाहिए, न्यूक्लियस इज रिजल्टिंग न्यूक्लियस जो है आपका न्यूक्लियस इज दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखिए अब आपको क्या बोला गया है, 2 सक्सेसिव बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है। तो देखिए ये एक्स है, करेक्ट, ये जेड है और ये ए है। तो आपको बोला गया है बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो 2 बीटा पार्टिकल ही एमिट करता है। तो आपको पता है कि एक्स से मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स से समथिंग, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, तो x1 मान लेते हैं, x1, ठीक है, तो x1 हो गया, उसका नाम x1 मान लेते हैं हम। और क्योंकि जब बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है एक बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है 2 से इंक्रीज हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका Z+2, और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन फॉलोड बाय एन अल्फा पार्टिकल, अब इसके बाद इसने एक अल्फा पार्टिकल भी लूज कर लिया, तो अल्फा पार्टिकल लूज किया, तो अल्फा पार्टिकल लूज करने से क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है वो कम हो जाता है बाय 4, तो A-4 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इसको x2 मान लेते हैं हम लोग। और जो मास नंबर बाय 4 डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर बाय 2 डिक्रीज हो जाता है, तो Z+2 -2 यानी कि ये फिर से Z हो जाएगा। देन फॉलोड बाय एन अल्फा पार्टिकल सच दैट रिजल्टिंग न्यूक्लियर इज दिस। तो अब आपको पूछा गया है रिजल्टिंग न्यूक्लियस जो है ये है, यानी कि x2 जो है वो क्या है, y है, ये y लिख सकते हैं हम इसको। तो y का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, Z है, और मास नंबर क्या है, A-4। जरा इसको कंपेयर करो किससे, y, q और p से। तो इसका मतलब q इक्वल टू कितना हो गया, q इक्वल टू हो गया z, और p इक्वल टू कितना हो गया, p इक्वल टू A-4। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एन इमेजिनरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये इमेजिनरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, x1, x2, x3, x4, x5, x6 में डीके होता है बाय इजेक्टिंग 2 बीटा पार्टिकल्स, देन
1 alpha particle and again 2 beta particles, correct, followed by again 1 alpha particle. तो 2 beta फिर 1 alpha फिर 2 beta फिर 1 alpha. Represent the various nuclear change in the form of an equation. State the mass number and atomic number of X6. List the isotopes and isobars in the above nuclear equation. तो isotopes और isobars के बारे में भी हमें बताने, चले डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले ये X है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, करेक्ट, 92 है. तो मास नंबर है इसका 235. तो सबसे पहले इसमें क्या एमिशन होता है, बीटा एमिशन होता है. कौन सा एमिशन होता है, बीटा रेडिएशन, बीटा एमिशन होता है. तो बीटा एमिशन होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख लीजिएगा. बीटा एमिशन में आपको ध्यान रखना है, ये X1 बना देता है. एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है. मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 235. तो ये हो गए आपके बीटा एमिशन. फिर से बीटा एमिशन होता है. तो बीटा एमिशन में फिर से एटॉमिक नंबर X2 बना देता है. मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर एक और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 94. अब होता है इसमें अल्फा एमिशन. अल्फा एमिशन इसमें होता है. तो अल्फा एमिशन में क्या हो जाएगा, अल्फा एमिशन में ये बनाएगा फिर X3. तो X3 में एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वापस 92 हो जाएगा. और मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, तो यानी कि हो जाएगा 231, करेक्ट. अगेन उसके बाद फिर से पहले बोला पहला बीटा फिर अल्फा, फिर से वापस बीटा अल्फा. तो फिर से बीटा एमिशन होता है. तो मैं आगे ही लिखे जा रहा हूं. तो बीटा एमिशन होता है. तो बीटा एमिशन में क्या होगा, फिर से जो X4 जो बनाएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा ये एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि फिर से 93 हो जाएगा. और जो मास नंबर हो जाएगा ये 231 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आता है. फिर से बोला जा रहा है बीटा, तो ये X5 बनाएगा यहाँ पे. तो बीटा एमिशन में फिर से ये 94 हो जाएगा और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 231 ही रहेगा. और लास्ट में बनाता है X6 में कौन सा एमिशन होता है, अल्फा एमिशन. तो X6 में अल्फा एमिशन होता है. देन एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2. तो ये हो जाएगा 92 और मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, यानी कि 231 माइनस 4 ये हो जाएगा 227. तो ये आपके सारे स्टेट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ X6. S6 का जो एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर जो होगा X6 का, दैट इज 92 और मास नंबर इज 227. तो ये तो क्लियर हो गया. आगे पूछा गया है लिस्ट द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. देखिए आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, आइसोटोप्स की लिस्ट बना देते हैं. आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. तो आइसोटोप्स कौन है, एटॉमिक नंबर किस किस का सेम है, एक इसका 92, इसका 92 और इसका 92, यानी कि X3 एंड X6 आर आइसोटोप्स. यही लिस्ट नहीं है, एक और लिस्ट है 93 वालों की. तो 93 में कौन कौन आता है, X1 एंड X4 आर ऑल्सो आइसोटोप्स. दूसरी लिस्ट ये हो गई. तीसरी लिस्ट 94 वालों की भी होगी, दैट इज X2 एंड X5 आर आइसोटोप्स. ये क्या है, आइसोटोप्स हैं, करेक्ट. नाउ आइसोबार्स की लिस्ट. तो आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट, मास नंबर सेम. तो देखिए मास नंबर किसके सेम है, 235, यानी कि X1 एंड X2 दीज आर आइसोबार्स. ये लिस्ट हो गई एक आइसोबार्स की. उसके अलावा और कोई है, बिल्कुल है, दैट इज X3, X4 एंड X5. ये 3 आइसोबार्स हो गए. उसके अलावा कोई और है, जी नहीं. तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स की आपको लिस्ट मिल गई. क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशन. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड हाउ कैन यू डिटेक्ट. तो एक डिवाइस होता है. तो आपको पहले बैकग्राउंड रेडिएशन समझा देते हैं कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, कि द रेडिएशन विच इज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर भी लिखा है यहाँ पे, तो ओमनी प्रेजेंट लिखने की वैसे जरूरत है नहीं. विच इज एवरीवेयर ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज प्रेजेंट अराउंड अस. तो आपके अराउंड आपको पता ही है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज भी हैं. साथ ही साथ द कॉस्मिक पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर. ओके, आपको पता है कॉस्मिक रेडिएशन मतलब अर्थ के बाहर से जो रेडिएशन आता है अर्थ में, वो भी क्या है, एक रेडिएशन ही है. तो उसकी वजह से आपके चारों तरफ हमेशा रेडिएशन रहता ही है. तो इसको हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं. इस बैकग्राउंड रेडिएशन को हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं गीगर काउंटर. तो ये गीगर काउंटर क्या होता है, एक्चुअली ये डिटेक्ट करता है कि कि जो आयोनाइजेशन हो रहा है एयर का, वो किस रेट से हो रहा है, और उसके जितना जो ज्यादा रेट होगा, जो प्रेजेंस होगा रेडिएशन का, वो उतना ज्यादा होगा. तो ये गीगर काउंटर नाम का एक डिवाइस हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आपके पास है
व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो अगेन एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट डिकेज इनटू द न्यूक्लियस ऑफ सम अदर एलिमेंट्स विद इजेक्शन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ये एक्चुअली एक फिनोमिनन है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a radioactive substance is oxidized, again ये क्वेश्चन फिर से आ गया, change would be what change would you expect to take place in the nature of the radioactivity? तो इसका आंसर अगेन हमने अभी डिस्कस किया था कि चेंज कुछ भी नहीं होगा, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, करेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये क्या कहता है, व्हाई आर द अल्फा पार्टिकल्स नॉट यूज्ड इन रेडियोथेरेपी? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल्स यूज नहीं करने का क्या रीजन है? रेडियोथेरेपी में हम करते हैं गामा रेडिएशन को जनरली यूज करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को हम यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं और हैवी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? दे आर वेरी हैवी पार्टिकल्स। उसकी वजह से इनका पेनिट्रेशन क्या होता है? बहुत कम होता है, तो ह्यूमन स्किन के अंदर ही पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या फायदा है फिर इनको यूज करके? रेडियोथेरेपी में तो आपको अंदर जाना होता है बॉडी के, तो इसका रीजन क्या है कि ये बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो इस वजह से ये ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाई डू यूज आइसोटोप्स एमिटिंग गामा रेडिएशन? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो बिल्कुल उल्टा वही इसका आंसर हो जाएगा कि भाई पहले इसने पूछा कि अल्फा को क्यों नहीं यूज करते हैं, अब पूछा जा रहा है कि गामा को क्यों यूज करते हैं। तो जो अल्फा को यूज नहीं करने का रीजन था वही गामा को यूज करने का भी रीजन है, क्योंकि गामा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बहुत हाई होती है। इसकी वजह से जिन भी आइसोटोप्स को हम यूज करते हैं वो गामा रेडिएशन एमिट करने वाले आइसोटोप्स को ही यूज करते हैं, ताकि वो इजीली पेनिट्रेट कर पाए ह्यूमन बॉडी में और हम इजीली डिटेक्ट कर पाए जो भी हमको पता करना है इन मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स? ये रेडियो आइसोटोप्स होते क्या हैं? स्टेट वन यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स के तो कई यूज होते हैं, तो आपको पता ही है। आइसोटोप्स, ध्यान रखना, आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स के लिए कहा जाता है जिन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से कम होते हैं। अब उन एलिमेंट्स के कुछ आइसोटोप्स, क्योंकि 82 से ऊपर वाले के तो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन 82 से कम एलिमेंट्स, कम एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स के कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप्स। तो क्या कहा मैंने कि वो एलिमेंट्स 82 से ऊपर वाले तो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, हम बात कर रहे हैं 82 से कम वालों की। तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है उनके कुछ आइसोटोप्स होते हैं, सारे नहीं, कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, उन्हीं आइसोटोप्स को हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो ये चीज ध्यान रखोगे। और बाकी जो रेडियो आइसोटोप होते हैं, जैसे रेडियो सोडियम क्लोराइड जो है वो किस चीज में यूज किया जाता है? ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन ट्यूमर या फिर कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हो गए, मेडिकल बहुत सारे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच रेडिएशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज? तो जिसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि कौन सा होगा? दैट इज गामा रेडिएशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेनिट्रेशन होता है बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी बॉडी में पूरा चेंज, बहुत एनर्जी इसमें होती है, तो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर लेता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चेंजेस बॉडी में आता है। तो सबसे खतरनाक रेडिएशन होता है गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट प्रिकॉशंस आर नेसेसरी व्हाइल हैंडलिंग द सोर्सेज ऑफ रेडिएशन? तो जो सोर्स ऑफ रेडिएशन को हैंडल करने के टाइम पे या फिर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको हैंडल करते हुए आपको किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है उनको जब हम यूज करते हैं तो एक पहली चीज वो एक थिक वॉल्ड लेड कंटेनर में इनको हम रखते हैं। उसके अलावा इस थिक वॉल लेड कंटेनर की जो ओपनिंग होती है वो बहुत नैरो होनी चाहिए, ताकि एमिशन ना हो, रेडिएशन एमिट ना हो। और जो स्टॉपर होता है इसको रोकने के लिए वो भी एक लेड स्टॉपर आपको यूज करना होगा, करेक्ट। देन दूसरा क्या बोला जा रहा है कि जो प्रिकॉशंस किसमें, रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल करते हो तो ध्यान रखना लेड टंग से आपको हैंडल करना चाहिए। देन उसके अलावा जो जो पर्सन हैंडल कर रहा है वो उसको क्या, जो लेड लाइनिंग क्लॉथ्स वो पहनने चाहिए, ताकि जो रेडिएशन है उसका उस पर कोई फर्क ना पड़े। तीसरी चीज उसके अलावा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का भी आपको ध्यान रखना होता है कि टाइम पीरियड
जिसके लिए कोई भी पर्सन उस चीज को हैंडल कर रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हैंडल कर रहा है, वो कम टाइम पीरियड के लिए करे, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो रेडिएशन की प्रेजेंस में रहेगा तो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट उसके हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई है कि फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, सारे लिंक्स मैंने आपको वहां पे दिए हैं। तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर से रिलेटेड, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।